हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हमने पेपर 2 का देखा था, कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स का भी देखा था जीपीएससी पेपर 2 के लिए। अभी जीएसएससी का जो पेपर 2 है जो कि लिटरेचर है, तो उसमें इंग्लिश का जो शॉर्ट स्टोरीज़ है और नॉवेल्स है या नोवेला है, आज हम उसमें से एक देखेंगे जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये इसको लिखा किसने है? सो इट्स रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट ER है, ये ER, एक सेकेंड, ERNEST, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसमें पे जीएसएससी पेपर 2 का इंग्लिश का जो लिटरेचर पोर्शन है उसका हम लोग एक एक स्टोरी एक एक ख़त्म करते जाएंगे फटाफट, जैसे भी टाइम मिलता जाएगा। तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा गया एक नोवेला है। नोवेला मतलब नॉवेल से छोटा, बट एक छोटा शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा, उसको नोवेला बोलते हैं। तो ये ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा हुआ है, और मोस्टली इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो कि एवरी ऑड्स से जीत के, ऑड्स विंस अगेंस्ट द ऑड्स, ऐसा इनका कैरेक्टर होता है जनरली अर्नेस्ट हेमिंगवे का। और ये नावल के बारे में ऐसा है कि इसकी 5.3 मिलियन कॉपीज़ जो है वो विदिन 48 आवर्स में ये सेल हो गई थी। इतना फेमस ये नावल था, और इसको 1953 में पुलिट्ज़र अवार्ड भी मिला था। सो ये सब चीज़ें नोट करते जाए, कुछ भी पूछ सकता है। सो 1953 में इन्हें पुलिट्ज़र अवार्ड मिला था इस नावल के लिए। अब हम स्टोरी पे आते हैं। तो ये स्टोरी है एक फिशरमैन की, जिसका लोकेशन क्या है, कहाँ का है ये? सो इट्स एक क्यूबन विलेज है नियर हवाना, वहाँ का ये स्टोरी है। और इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है सैंटियागो, जो इस स्टोरी का हीरो है, एक ओल्ड फिशरमैन। सेकंड है मैनोलिन, एक यंग बॉय है। और थर्ड है मार्लिन, जो कि एक फिश है बहुत बड़ी। तो स्टोरी में होता क्या है कि जो सैंटियागो है वो फिशिंग के लिए जाता है, बट लास्ट 84 डेज से उसको एक भी फ़िश नहीं मिलती है। वो एक भी फ़िश हंट नहीं कर पाता है, जाता है खाली हाथ आता है। तो उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, रहने के लिए भी कुछ नहीं रहता है, वो ऐसे ही पेपर बिछा के सोता है। मतलब इतना ज़्यादा 84 डेज से कुछ हंट नहीं होता है, तो वो लोग उसको सलाव बोलते हैं। मतलब ये जो होता है, जो अनलक्कीस्ट पर्सन होता है, मतलब अनलक्की भी एक होता है, अनलक्की में भी जो सबसे ख़राब जिसका लक हो वो होता है, क्योंकि इसको 84 डेज से एक भी फ़िश नहीं मिलता है, इसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इसका खाना जो है वो मैनोलिन है, वो पास के कैफ़े से कुछ इसके लिए खाना लेकर आता है। ये लोग प्रिटेंड करते हैं ऐसा खा रहे हैं वैसा खा रहे हैं, बट इनके लिए बिल्कुल भी कुछ खाने के लिए नहीं होता है। और ये बच्चा है जो एक कैफ़े
कैफ़े है, कैफ़े का ओनर है जो मार्टिन है। मार्टिन इनको, मतलब ये अच्छा आदमी है, ये विदाउट एनी चार्ज या कुछ पैसा का मैनुअलिन को खाना देता है, और वही खाना मैनुअलिन सैंटियागो के लिए लेकर आता है। तो ये लोग थोड़ा बहुत कुछ पेपर में लपेट के खाते हैं। बट अगर हम इसका सैंटियागो का लुक्स के बारे में बात करें, ये मतलब इसका फिजिकल फीचर्स और ये, तो ओल्ड हो गया है ये, तो इसकी स्किन्स साइंस ऑफ स्किन्स इसके ओल्ड एज दिखता है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिकुड़ गया है स्किन, हाथों में स्कार्स दैट शोज द हिज स्ट्रगल, दैट शोज हिज struggle in his early days of fishing. बट इसकी आंखें अभी भी यंग हैं, आइज यंग, होपफुल एंड अनडिफीटेड। मतलब ये 84 डेज हो गया है, बट इस अभी भी इसने होप नहीं खोया है। आंखों में वही चमक है जो फिश पकड़ने के लिए इसको चाहिए। होपफुल है कि ये आज नहीं तो कल एक बड़ी मछली पकड़ लेगा, जिसको बेच के ये कुछ पैसे कमा पाएगा अपने लिविंग के लिए। तो ये काफ़ी होपफुल है कि एक ना एक दिन ये पकड़ लेगा। और ये बिल्कुल अकेला रहता है वहाँ पे जहाँ पे भी है ये। ही इज़ वेरी लोनली एंड अलोन। कब और एक चीज़ और है, जो मैनुअलिन है, मैनुअलिन पहले इसके साथ जाता था फिशिंग के लिए, बट ये चूँकि 84 डेज से इसको एक भी फ़िश नहीं मिला है, तो इसके फादर जो पेरेंट्स हैं, इसके फादर वो बोलते हैं कि ये बहुत अनलकी आदमी है, तुम इसके साथ मत जाओ और किसी और के साथ तुम फिशिंग के लिए जाओ, कुछ सीखोगे। इसके साथ जाते हो कुछ मिलता नहीं है, तो तुम भी कुछ सीख नहीं पाओगे। बट काफ़ी टाइम साथ में रहते रहते मैनुअलिन को इससे थोड़ा लगाव हो जाता है, लगाव के जैसा हो जाता है, इसलिए वो इसकी कभी हेल्प करने आ जाता है, कभी नाव को समुद्र में ले जाना हो, लाना हो, इसके लिए कुछ खाना हो, तो ये थोड़ा इसको हेल्प करता है, क्योंकि इस बूढ़े आदमी से इसको काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है, क्योंकि शुरुआत उसने इसके साथ ही किया, जो कुछ सीखा इससे ही सीखा। बट अब ये सैंटियागो बिल्कुल अकेला है, क्योंकि मैनुअलिन भी अब इसके साथ आता नहीं है फिशिंग के लिए। और सैंटियागो का हीरो कौन है? तो एक बेसबॉल प्लेयर, जिसने भी अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल किया, जिसका नाम है जो डी मैगियो। ये इसके बारे में सोचता है कि जो डी मैगियो भी अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, कितना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है कि अभी ये जो अपनी टीम का कैप्टन है, और इस टीम का नाम क्या है? द न्यूयॉर्क यांकीज़। और ये बेसबॉल का फ़ैन है, ये सैंटियागो, और इसका सपोर्टर है डी मैगियो का। अब इसमें स्टोरी जो शुरू करते हैं, 84 देखते तो इसको कुछ मिला नहीं, 85 डे पे ये भाई फिर से निकलते हैं फिशिंग के लिए अपने क्लिफ को, और साउदर्न डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, जितना डेली लेकर जाते थे उससे और ज़्यादा दूर तक। अपने क्लिफ को takes his cliff to the farthest than usual। जितना दूर डेली लेके जाता था उससे ज़्यादा दूरी लेके जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद इसे एक बर्ड दिखाई देता है, जो कि जहाँ पे फिश होता है वहाँ ही पे वो बर्ड आती है।
तो इसको समझ में आता है, इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहता है, इसको पता होता है यहाँ पे ये बर्ड घूम रही है, मतलब यहाँ के आसपास में काफ़ी फिश है। तो वो बर्ड को फॉलो करता है, पहले वहाँ पे हुक करता है बट वहाँ पे कोई फ़िश नहीं मिलती है। फिर वो बर्ड थोड़ी और आगे जाती है, उसको फॉलो करते हुए ये आगे जाता है। तो करीब दोपहर तक, अराउंड नून, ये सक्सेस होता है एक मैनोलिन को हुक करने में। अब मैनोलिन जो है वो बहुत बड़ी फ़िश होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब इतनी बड़ी है कि ये बूढ़ा उसको अकेले खींच भी नहीं सकता है। इतना नहीं है कि ये हुक करने के बाद उसको ऊपर अपने बोट तक लेकर आ जाए, इतना ताकत नहीं, इतनी बड़ी मछली है वो। ये वेट करता है कि जो इसने बंसी जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो उसमें फंसाया है, जो उसने फिश लगाया है, तो उसको खाने दो। मैनोलिन को खाएगा तो वो जितना अंदर तक जाएगा मार्लिन उतना डीप उसमें फंसता जाएगा। तो ये वेट करता है। और जो मार्लिन रहती है वो भी काफ़ी बड़ी फिश रहती है, वो भी हिम्मत नहीं हारती है, वो भी टफ कंपटीशन देती है इसको। पानी के अंदर ही वो इधर से उधर घूमती है। फिर फर्स्ट ऐसा करते करते पूरा दिन, फर्स्ट डे ये मार्लिन को फंसा के रखता है, बट मार्लिन ऊपर तक नहीं आती है, नीचे ही कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है। तो ये फर्स्ट मार्लिन को बहुत एडमायर करता है उसका स्ट्रेंथ के लिए। और डिटर्मिनेशन के लिए बहुत एडमायर करता है उसको, और साथ ही साथ पिटी भी फील करता है उसके होपलेस सिचुएशन पे कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। फिर एक बार क्या होता है, मार्लिन ऐसा, जैसे पानी है तो पानी से ऐसे ऊपर जंप करती है, तो जंप करती है तब भी मार्लिन का पूरा देखता है कि वो कितनी बड़ी है। वो देखता है कि ये मार्लिन तो उसके जो क्लिफ है उससे भी लगभग 2 फीट बड़ी है, 2 फीट लॉन्ग है। तब ये सोचता है कि ये जो फिश है ये अब मेरे जैसा इंटेलिजेंट नहीं है, फिश इज नॉट इंटेलिजेंट देन मैन। आदमी लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं तो ये चाहती तो मेरे पूरे क्लिफ को ये डुबा सकती थी पानी में, मगर वो खुद छूटने का कोशिश कर रही है। उसके पास जो स्ट्रेंथ है उसको उसका स्ट्रेंथ का ही पता नहीं है, तो ये थोड़ा प्राउड भी फील करता है। तो ऐसे करते करते दिन पूरा गुजरता है, पूरा रात चला जाता है, वो वेट करते रहता है कब ये मार्लिन मरेगी। ऐसा करते करते फिर सेकेंड डे आता है। सेकेंड डे फिर ये वो जो रोप है वो हाथ में पकड़े रहता है कि वेट करता है कब ये मार्लिन थोड़ा और खाएगी, इसके अंदर तक काटा जाएगा, ये मरेगी। तो फिर ये ख्यालों में खो जाता है। फिर ये सोचता है कि थिंग्स ऑफ बेसबॉल मैच। उस दिन उसका बेसबॉल का मैच होता है, वो बोलता है मैं तो मैच देख नहीं पाऊँगा क्योंकि आज मैं शोर तक पहुँच भी नहीं पाऊँगा। बट उसको अपना जो फेवरेट है उसका डिमैगियो, उस पर पूरा भरोसा होता है कि वो मैच जिता के लाएगा। और फिर वह अपनी जवानी के दिन का सोचता है जब वो रेसलिंग करता था। एक बार रेसलिंग का मैच का याद करता है, जो मैच उसका 24 घंटा चला था, 24 आवर्स। और वो जीता इसलिए था क्योंकि सामने वाला का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था इतना लंबा मैच खेलते खेलते। तो वही सोचता है कि ये फ़िश का भी कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, ये मरेगी। ये जस्ट रिलेट करता है वो इस चीज़ को। फिर उस दिन क्या होता है, फ़िश थोड़ा जोर लगाती है, जोर का झटका देती है, बस इसका हाथ में पूरा कट लग जाता है। जो रस्सी रहता है उसका इसका हाथ कट जाता है, खून निकलने लगता है, मगर ये फिर भी हिम्मत नहीं हारता, उसको छोड़ता नहीं है।
उसे उम्मीद था कि ये एक ना एक दिन, मतलब था कि जाऊंगा तो लो इसको लेकर जाऊंगा, नहीं तो यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी उसके पास खाने का कुछ मिल नहीं रहा था। 84 डेज हो गए तो उसके पास एक फिश भी नहीं था। लोग उसका सब मजाक उड़ाते थे कि ये जाता है खाली हाथ लौट के आता है। तो उसने ठान लिया था कि एक दिन 2 दिन जितना दिन भी हो, इसको छोड़ के तो मैं नहीं जाऊंगा अब। 2 दिन बीत गया था पानी में ही अकेला, पूरे ओशन में वो अकेला लोनली, और बूढ़ा आदमी वो थक भी गया था। फिर भी वो मार्लिन से फाइट कर रहा था। उसको होप था कि ये मैं इसको शोर तक लेकर ही जाऊंगा। फिर थर्ड डे, तीसरा दिन आता है। जैसे ही सनराइज होता है, फिर वो देखता है कि मार्लिन जो इसका नो नो ये सॉरी बोट है, बोट को ऐसे 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 क्लिफ कर रही है, सर्कल कर रही है इसको, क्लिफ को। ये जो क्लिफ है इसका, इसको ये समझ जाता है कि अब ये भी थक गई है और इसमें भी अब जान बचा नहीं है। तो जैसे ये थोड़ा ऊपर आती है ना, पानी के ऊपर आती है थोड़ा, इसको सर्कल करते करते, तो ये सैंटियागो इसको हार्पून मारता है। हार्पून, हार्पून मतलब एक क्या बोलते हैं, भाला जैसा, आगे नुकीला रहता है। हार्पून मारता है जो मार्लिन को जाके लगता है और डीप डीप अटैक होता है उसका, और वो मर जाती है। मरती है तो उससे क्या होता है, मार्लिन के बॉडी से खून स्प्रेड हो जाता है उस वाले एरिया में। फिर वो इसको मारता है तो इसको दुख भी होता है कि यार 2 दिन से मैं इसके साथ था। उसको लगता है कि उसने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि ये भी अकेला था। मैं जो उसके उसके हाथ में कुछ वेट था तो उसको लग रहा था कि कोई उसके साथ है, तो लग रहा था कि मार्लिन उसके साथ है। अब वो मार दिया तो उसे लग रहा था उसने किसी अपने को मार दिया, तो वो थोड़ा पिटी भी फील कर रहा था। बट फिर वो ये सब छोड़ देता है, फिर उसको टो करने लगता है। सो टो करते करते फिर वो सोचता है कि उसके मन में एक ख्याल आता है, हु इज टोइंग हुम, मतलब कौन किसको खींच रहा है। क्योंकि ये इतनी बड़ी फिश जो इसके बोट से भी बड़ी है, ये इसको लेके जा रही है या मैं उसको लेके जा रहा हूँ, या ये मेरे को लेके जा रही है। फिर वो बोलता है नहीं, इसको तो मैंने मारा है हार्पून से, मैं ही इसको लेके जा रहा हूँ। तो जब ये अटैक करता है हार्पून से जब अटैक करता है मार्लिन पे, तो वहाँ पे ब्लड स्प्रेड होता है पानी में, और वो ब्लड को सूंघ के एक शार्क आ जाती है। तो ये शार्क आती है, शार्क मार्लिन पे अटैक करती है खाने के लिए। तो ये जब सैंटियागो देखता है शार्क आई है, तो इसके पास एक हार्पून था, एक और हार्पून था, तो ये दूसरे हार्पून से शार्क को अटैक करता है ऐसा, और ये शार्क को मार देता है। बट ये जब शार्क को मारता है, तब तक शार्क इसका 40 पाउंड्स अप्रॉक्स, 40 पाउंड्स जो मार्लिन का मीट है वो लेके चले जाती है। फिर इसको थोड़ा गिल्टी भी फील होता है कि मैंने मार्लिन को ही मार दिया, मैंने शार्क को मार दिया। तो फिर ये मगर ये सोचता, अपने आप को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड बंदा था ये सोचता है कि नो। फिर ये अपने आप को बोलता है, नॉट नॉट होपिंग इज ए सिन, एंड ये लाइफ साइकिल है, एवरीथिंग किल्स एवरीथिंग। मतलब ये सोचता है कि मैंने इतने बड़े मार्लिन को मार दिया है, बट ये बोलता है ये मैंने अपने प्राइड के लिए किया है, ना मैंने खाने के लिए किया है, और ये कोई गलत नहीं है। मतलब अपने आप को दिलासा देता है कि ये जो कर रहा है ये कोई गलत नहीं है। नॉट होपिंग इज ए सिन एंड एवरीथिंग इज किल्स एवरीथिंग। तो
इन्हें बायोलॉजिकल साइकिल जो हम बोलते हैं, इसमें एक दूसरे को कोई ना कोई एक दूसरे को मारता है और खाता ही है। तो फिर वो अपने आप को डिटरमिन करने के लिए ये सब बोल के फिर आगे बढ़ता है। फिर आगे बढ़ता है थोड़ा, क्योंकि काफ़ी आगे निकल चुका होता है तो उसको शोर पे आने में टाइम लगता है। फिर आगे बढ़ता है तो 2 शार्क्स और अटैक करती हैं। तो उसके पास हार्पून था, एक ही हार्पून एक्स्ट्रा था, उससे तो वो पहले शार्क को मार देता है। तो इसको ना एक और बोलते हैं, चप्पू जैसे ही रहता है उससे मारता है, चाकू जैसा रहता है। तो इसमें ये मारता है और इसमें ये अपना एक और मिस लूज करता है और दूसरे शार्क को अपने मुट्ठी से ऐसा मारता है, हिट्स विथ हिज फिस्ट। तो एक को तो मार देता है, दूसरे शार्क को ये भगा देता है, मगर ये दोनों शार्क जब अटैक होता है तो ये करीब 1/4 या 1/4 बोल सकते हैं, 1/4 ऑफ मार्लिन इज गॉन। मतलब ये दोनों आते हैं, अटैक करते हैं, इसमें 1/4 मार्लिन चली जाती है। फिर भी इसको होप होता है कि चलो अभी भी 3/4 तो है मेरे पास, इतना तो मैं लेके जाऊंगा, इसको बेचूंगा तो नए हार्पून्स में खरीद सकता हूँ। फिर थोड़ा और आगे जाता है तो फिर एक और शार्क का अटैक होता है, एक और शार्क का अटैक होता है। तो उसके पास एक चाकू बचा था और उसको इस चाकू से हिट्स विथ सेकेंड नाइफ, उसको ये चाकू से मारता है। अब इसके पास कुछ भी हथियार नहीं बचता है, सैंटियागो के पास लूजेस ऑल हिज वेपन्स, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बट होप ख़त्म नहीं होता इसका, ये फिर भी आगे बढ़ते जाता है। फिर आगे जाता है तो अभी वो खून जितना आगे जा रहा है खून भी उतना फैलते जा रहा है। तो फिर मोर शार्क्स, आगे और शार्क्स का अटैक होता है। तो इसको ये अपने टिल्लर से मारता है। टिल्लर मतलब बोट में लगा हुआ एक लकड़ा टाइप बोल सकते हैं, बोट के आगे में लगा रहता है, जस्ट लाइक वुडन नाइफ टाइप रहेगा या लकड़ी आगे बंधा रहता है, उससे उससे मारता है। बट इतना कुछ होने में क्या होता है, हाफ ऑफ द मार्लिन इज गॉन, आधी मार्लिन चली जाती है। फिर ये भाई होप नहीं करता है, सरेंडर नहीं करता है। फिर ये आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते तीसरा दिन भी रात हो जाता है और जब तक रात पहुंचता है शार्क्स आते जाती है, ये कुछ करके भगाता है बट थोड़ा सा हिस्सा वो लेके चले जाती है। तो एट मिडनाइट होते होते ऑल मार्लिन्स गॉन, सारी मार्लिन्स को शार्क्स खा जाती है। तो यहाँ पे ये भाई थोड़ा उदास होता है, सैंटियागो जो है ये फील्स डिफीटेड। बट इस डिफीट में भी ये सोचो पॉजिटिविटी देखो इसका, सैंटियागो फील्स डिफीटेड बट हैप्पी, ये फिर भी हैप्पी होता है कि स्पीड ऑफ द बोट विद द स्पीड ऑफ द बोट, कि अब बोट में जल्दी तेज़ी से शोर तक ले जाऊंगा, बोट हल्का हो गया है। तो ये इतना हारने के बाद भी इस चीज़ पे ये पॉजिटिविटी रहता है। यही अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि इतना इतना कुछ, इतनी उम्र में इतना कुछ झेलने के बाद भी, सारा मार्लिन ख़त्म हो जाने के बाद भी इस चीज़ से खुश है कि चलो मेरा बोट हल्का हो गया, अब मैं किनारे तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। और ये बोट जब किनारे पे पहुंचता है तो इसके पास क्या रहता है, नाव रहता है और नाव में बंधी रहती है, जैसे हम मछली बनाते हैं, मार्लिन की हड्डियाँ सिर्फ।
फिर ये जाता है, सो जाता है अपने कमरे में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है तो फिर देखता है वहाँ पे दूसरे फिशर्समैन, टूरिस्ट, फिशरमैन टूरिस्ट सब वहाँ जमे रहते हैं। सब सोचते हैं ये कौन, क्या है इतना बड़ा, क्या ये मछली है, शार्क है, कैसे लेकर आया ये इसको। सब मतलब सैंटियागो के थोड़ा सिंपैथी फील करते हैं सैंटियागो के लिए कि इतना बड़ा मछली ये लेकर आया, बट ये इसके कंकाल ही पहुँच पाया, इसके पास सिर्फ हड्डियाँ ही आई। फिर जब मैनुलिन भी आता है सुबह सुबह, फिर मैनुलिन उसके हाथ के स्कार्स, उसके स्ट्रगल्स देख के बहुत रोने लगता है वो। और वो बोलता है कि नहीं, अब मैं ही आपके साथ जाऊँगा, अब नेक्स्ट टाइम से मैं भी आपके साथ जाऊँगा फिशिंग के लिए। मगर सैंटियागो बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम अभी यंग हो, तुम दूसरे फिशरमैन के साथ जाओ, तुमको वहाँ फिशिंग करने को मिलेगा। मैं तो इतना अनलकी हूँ, मेरे साथ रह के तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खाने को मिलेगा ना कमाने को मिलेगा। मेलोनिन बोलता है कि मैं अपना लक लेकर आऊँगा, मगर मैं आपके साथ ही जाऊँगा। और एक चीज़ में इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही तक था, फिर वो उसके साथ चला जाता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो फ़िश का साइज़ है मैनुलिन का, वो कितना रहता है। तो सोचो सैंटियागो का हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मैनुलिन का जो साइज़ है वो 18 फीट है। 18 फीट की मछली को ये टो कर रहा था, लेकर आ रहा था शोर तक कि मैं इसको बेच के कुछ पैसे कमाऊँगा, या अपना जो उसकी प्राइड थी कि 84 डेज से इसको कुछ फ़िश नहीं मिला है उसके लिए। बट इतनी बड़ी फ़िश को इतना बूढ़ा आदमी खींच के लाना इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो ये स्टोरी यहीं तक था, समरी था, स्टोरी नहीं, समरी, शॉर्ट समरी कि क्या था ओल्ड मैन एंड द सी का। तो ये जो बुक्स है ना, ये किसी को अगर पढ़ना है, वैसे इसमें समरी भी जान जाएंगे, कैरेक्टर जान जाएंगे, ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताए, फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट था, उसका फेवरेट बेसबॉल प्लेयर या फिश का साइज़, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे देन इट्स गुड। अगर किसी को पढ़ना है तो ये इजीली गूगल पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस बुक। ये करीब 52 पेजेस की है, आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। थोड़ी इंग्लिश है, कंसंट्रेट करके पढ़ने वाली, बट इट्स गुड। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द टेम्पेस्ट। आज नहीं देखेंगे, बट मैं बता रहा हूँ, द टेम्पेस्ट देखेंगे, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये भी अच्छी कहानी है, मतलब इसका एक ओवरव्यू देते हैं, काफ़ी कैरेक्टर्स है इसमें। इसमें नेपल्स के राजा की कहानी है कि कैसे इसके भाई ने इसको धोखे से निकाल देता है, और ये फिर कैसे एक छोटे से उसकी बच्ची के साथ उसको निकाल देता है, फिर कैसे एक छोटे से आइलैंड में आता है, फिर उसका सलाहकार रहता है, वो भी क्या है, मजबूर रहता है बट कटप्पा टाइप रहता है, वो इसको हेल्प करता है, इस आइलैंड पे छोड़ता है इस बच्ची को, इसके जो भी कुछ बुक्स रहते हैं, बुक्स वुक्स देता है इसको, इसकी बच्ची को यहाँ सेटल करता है आइलैंड में। फिर ये कैसे इस आइलैंड पे बड़ा होता है, ये जादू सीखता है बुक्स को पढ़ के, ये स्पिरिट्स को कंट्रोल में करता है। फिर जब ये इसके अपने भाई को वापस कैसे सबक सिखाता है, जब वो पानी के रास्ते अपनी बेटी की शादी करके वापस नेपल्स, अफ्रीका से नेपल्स लौट रहा होता है। तो ये कहानी है, उसमें स्पिरिट्स को कंट्रोल में करता है, स्पिरिट्स की मदद से ये अपने भाई को सबक सिखाना चाहता है।
तो ये टेम्पेस्ट का एक थीम है, देखेंगे उसमें 5 एक्ट है, एक एक एक्ट करके हम देखते रहेंगे उसमें। सो ठीक है, एक बार आप पढ़ लो इस बुक को, समरी देख लो, इट विल बी बेटर। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड लाइक द वीडियो, लाइक एंड subscribe. Bye.